नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब हम आपके साथ मुखातिब होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर की तमाम हलचल को लेकर और उसके विश्लेषण को लेकर। और एक बार फिर से हम बात करेंगे इस वक्त वेस्ट एशिया की, जहां हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जिस समझौते का ऐलान किया गया था 17 जून को, पहले संघर्ष विराम का ऐलान हुआ था 8 अप्रैल को, और उसके बाद 60 दिनों के लिए एक सीज फायर जिसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान इसमें गारंटर है, इसकी घोषणा की गई 17 जून को। लेकिन इसमें एक बार फिर से काफी सारे जो हैं फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये टीटरिंग कर रहा है। अब कल मैंने आपको बताया था कि इसमें दो लिटमस टेस्ट है। एक, इजराइल का रवैया क्या रहता है लेबनान को लेकर, जो कि ईरान के लिए एक रेड लाइन है, और दूसरा हॉर्मूज। हॉर्मूज में हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे ईरान ने एक कमर्शियल वेसल को टारगेट किया है, जो माना जा रहा था कि ईरान की जो डेजिग्नेटेड रूट है, जिसे वो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के नाम से कहते हैं, उससे बाईपास करके बकायदा ओमानी वाटर्स के नजदीक से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अब ये खबर जब आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान shot at least 4 one-way attack drones at ships traversing the Strait of Hormuz. One of the drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive cargo carrying ship. Damage was done, but the ship was able to proceed on its way. We knocked down 3 other drones. Obviously, this is a foolish violation of our ceasefire agreement. अब इस ट्वीट के बाद ये पूछा जाने लगा कि क्या अमेरिका जवाबी हमले करेगा ईरान पर और हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात एक बार फिर से बिगड़ेंगे। तो वो जो लिटमस टेस्ट है हॉर्मुज स्ट्रेट की और लेबनान की, आज ये दोनों ही फ्रंट एक बार फिर से ओपन हो गए हैं। लेबनान में भी इस वक्त बहुत ज्यादा वायलेंस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वहां पर एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच में। उसकी जो डिटेल्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो भी अभी मैं कुछ मिनटों में आपको देती हूँ। लेकिन पहले वापस आते हैं इसी खबर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं, जिस तरीके से सिंगापुर के उस कमर्शियल वेसल पर हमला किया गया उसके जवाब में, और फिर कुछ देर बाद जो है बकायदा उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप ईरान पर हमले भी करेंगे। क्या कहा उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको पहले सुनाती हूँ। Yesterday, actually 4. We knocked down 3 at a ship, not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. I mean, you'll find out. Will the exactly. U.S. respond? What is your message to? Will I respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for attacking the ship? They're a little bit different. That's why I think of it. 47 years, no president did what we're doing. So you just ask the question, you'll find out. तो डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पूछा गया कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ईरान ने जिस तरीके से वेसल पर हमला किया है, ट्रंप ने कहा, यू विल फाइंड आउट। आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट दे टुक अ शॉट येस्टरडे, एक्चुअली 4, जिनमें से कि हमने 3 ड्रोन्स को मार गिराया। विल आई रिस्पॉन्ड? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। और कुछ ही घंटों में उसके बाद सेंटकॉम की तरफ से बकायदा कुछ इमेजेस जारी किए गए जिससे साफ हो गया कि अमेरिका ने जवाबी हमले किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने बकायदा जो अपनी स्टेटमेंट जारी की उसमें लिखा कि यूएस सेंटकॉम फोर्सेस कंडक्टेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, जिसकी इमेजेस आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, 26th of June as a powerful response to yesterday's attack on a commercial ship that was transiting the Strait of Hormuz. US aircraft struck Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites after Iran hit MV Ever Lovely on June 25th. 25 जून को जो सिंगापुर वाली MV Ever Lovely वेसल पर ईरान ने हमला किया था, जब वो ट्रांजिट हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके जवाब में सेंटकॉम ने 26 जून को ये हमले किए। The Singapore flagged cargo ship was exiting the Strait of Hormuz along the ओमानी कोस्ट एट द टाइम ऑफ ईरान अटैक। तो अमेरिका का कहना है कि ये तो ओमानी वाटर्स के नजदीक से गुजर रहा था, आपने उस पर हमला क्यों किया।
Iranian forces clearly violated the ceasefire. Furthermore, Iran's dangerous behavior undermined freedom of navigation as commerce increasingly flows through the vital international trade corridor. CENTCOM forces continue to provide safe passage coordination कि हम लोग लगातार जो है सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं जो जहाज यहाँ से बने हुए हैं जब से हमने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट को यहाँ से लिफ्ट किया है. The US military remains present and vigilant to ensure all aspects of the agreement with Iran are adhered to, obeyed and in full force and effect. देखिए यहाँ मैं आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बता रही हूँ, जानकारियां दे रही हूँ कि किसने क्या कहा है, क्योंकि ईरान के लिए निश्चित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट जिस तरीके से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सामरिक टूल बनकर उभरा है इस युद्ध के दौरान, ईरान ने ये बहुत साफ कर दिया है कि हम इसके नियंत्रण को नहीं छोड़ने वाले हैं. 60 दिनों बाद हम पर्यावरण के नजरिए से एक टोल वसूली तो जरूर करेंगे. ये बयान बार बार आ रहे हैं गालिबाफ से लेकर उनके जो इंटरलोक्यूटर हैं एसएम मरांदी तक. और ईरान और ओमान की बायलैटरल बातचीत जारी है. उधर ओमान गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन के साथ मिलकर अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहा है और वहां वाले बयानों में वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो कोई जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में कोई अड़ंगा नहीं होनी चाहिए, कोई वसूली नहीं होनी चाहिए. तो ओमान भी दो सुर में बात कर रहा है. जब द्विपक्षीय बात करता है ईरान के साथ तो उसका टोन कुछ अलग होता है. जब खाड़ी देशों के साथ मिलकर बातचीत कर रहा है तो कुछ और कह रहा है, जिसको लेकर भी ईरान ने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं. अब ये आपको बता दें कि यहीं पर यह मामला नहीं रुका है. जहां तक हॉर्मुज के इस इश्यू का सवाल है, इब्राहिम अजीजी जो कि हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है ईरानियन संसद के, उन्होंने कहा वंस अगेन अमेरिका हैज अटैक्ड ईरान इन द मिडस्ट ऑफ निगोशिएशंस. की एक तरफ बातचीत चल रही है, स्विट्जरलैंड में आपने देखा जेडी वैंस अमेरिका की तरफ से आए थे, गालिबाफ ईरान की तरफ से गए थे, अब्बास अराक्ची मौजूद थे, वहां पर बातचीत हुई, टेक्निकल टॉक्स हुए और आपने बातचीत के बीच में एक बार फिर से हमला किया. तो ईरान कह रहा है कि ये आप बाकायदा पैराग्राफ 5 एमओयू की उसको आप वायलेट कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा है कि ईरान और ओमान मिलकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को तय करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट करने की जहाजों की. The failed US president has once again proven that he has no commitment to the principles of negotiation and ceasefire. कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक विफल राष्ट्रपति हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि जहां तक बातचीत का सिलसिला है, वार्ता है या फिर संघर्ष विराम है, उसकी ओर उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है. Certainly, this reckless violation of the ceasefire by America will, as always, lead to their retreat and regret. अब IRGC की खबरें आ रही हैं, ताजा खबरें हैं कि वापस से ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं. तो पहले ईरान आपकी MT एवर लवली जो सिंगापुर की कमर्शियल वेसल है उस पर हमले करता है 25 जून को. जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होती है हमले 26 जून को. और अब कुछ घंटों बाद सेंटकॉम के जवाब में IRGC ने कहा है कि उन्होंने वापस से अमेरिका के कुछ यूएस पोजीशंस को खाड़ी में हिट किया है, जिसकी ब्यौरे का अभी इंतजार है. अब IRGC ने यह भी कहा है कि ये ब्रीच ऑफ कमिटमेंट्स हैं. Whoever transgresses against you, then transgress against him in the same manner as he transgressed against you. वो कुरान को कोट करते हुए लिखते हैं. और उन्होंने कहा है कि वायलेशन दो एंड पर हुई है. जो सीज फायर की वायलेशन हुई है वो दक्षिण लेबनान में हुई है यूएस की तरफ से, और साथ ही साथ अगेंस्ट द कोस्ट्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अ फ्यू आवर्स अगो. कि हमारे तटीय क्षेत्रों को भी आपने जिस तरीके से निशाना साधा है वो भी एक उल्लंघन है इस सीज फायर का. Under the pretext of preventing the passage of a non-compliant vessel through an authorized route in the Strait of Hormuz. ईरान का कहना है कि हमने जिन लोगों को परमिशन और पासेस दिए हैं, हम टोल वसूली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमसे परमिशन नहीं लिया है तो आप अवैध वेसल हैं, आपके पास परमिशन नहीं है, हम परमिशन देने वाले अथॉरिटी हैं और हम आपको गुजरने नहीं देंगे. तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि should such aggression be repeated, the response of the Islamic Republic of Iran will be broader and more decisive. ईरान और ओमान के बीच में आपको याद दिला दूं कि अभी ही हमने देखा कि बातचीत हुई बकायदा स्ट्रेटेजिक वाटरवेज को लेकर. मस्कट में बातचीत हुई थी. ओमान के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, उनकी मुलाकात हुई थी हाई लेवल ईरानियन प्रतिनिधि मंडल के साथ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद बागिर गालिबाफ और सैयद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ हैं, और सैयद अब्बास अराक्ची जो कि उनके विदेश मंत्री हैं. और ये कहा गया था उस मीटिंग के बाद में कि एक बात बनी है, सहमति बनी है
कि एक साझा कमेटी बनाई जाएगी बिटवीन द टू कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स। तो दोनों मुल्कों के जो विदेश मंत्री हैं वो इस साझा समिति को लीड करेंगे, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि फ्यूचर में ये 60 दिनों के समझौते की बातचीत के अंतरिम संघर्ष विराम के पीरियड के बाद में कैसे नियंत्रण बनाया जाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक बात जो केंट ने की है, जो कि ट्रम्प के फॉर्मर काउंटर टेररिज्म चीफ हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स MOU एंड द रीसेंट पीस एफर्ट्स हैव रेजोनेटेड विद वोटर्स एंड ब्रॉट ट्रेमेंडस रिलीफ, कि इनका स्वागत जरूर हुआ है। उनके वोटर्स जो नहीं चाह रहे थे कि इस युद्ध में अमेरिका उलझा रहे, if the MOU is honored by all sides and results in peace, that's obviously a good thing. अगर तो उसको ऑनर किया जाए, अपहोल्ड किया जाए तो अच्छी बात है। But an MOU that necessitates the resumption of military operations, dragging us back into war in order to enforce it, entirely defeats its intended purpose. लेकिन अगर आप इस MOU और इस सीजफायर पीरियड का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपनी आर्म्स को रीस्टॉक करें, आप दोबारा से युद्ध शुरू कर सके, तो फिर ये पूरी तरीके से उस पर्पस को डिफीट कर देगा। वो इस बात को कॉशन कर रहे हैं। Without a US presence in the region, Iran cannot attack us and loses its leverage. It's time to walk away. वो कह रहे हैं ईरान हम पर इसीलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि हम उस रीजन में प्रेजेंट हैं और उलझे हुए हैं। आप उस युद्ध से निकल आइए, ईरान हम पर हमले नहीं कर सकेगा, तो ईरान का लीवरेज जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कॉशन दे रहे हैं। और अमेरिकी संसद में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के वॉर पावर्स को लिमिट करने के लिए बाकायदा जो एक रेजोल्यूशन है वो पहले निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित हुआ था और फिर ऊपरी सदन में भी पारित हो गया, जहां 4 डोनाल्ड ट्रम्प के ही पार्टी के सांसद रिपब्लिकन सेनेटर्स ने क्रॉसओवर करके डेमोक्रेट्स का साथ दिया। वियतनाम वॉर के बाद ये पहली दफा है कि इस तरीके से युद्ध में एक राष्ट्रपति की ताकत को लिमिट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है। वो हालांकि अभी सिंबॉलिक है, लेकिन अगर युद्ध को दोबारा से शुरुआत करने की एक स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं उसके बहुत एक मोरल लीगल पर्सपेक्टिव बन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिना संसद से अप्रूवल लिए वापस से ईरान पर हमले नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये हॉर्मुज का टेस्ट हो गया, जिसकी वजह से द MOU सीम्स टू बी वेरी फ्रैजाइल एंड टीटरिंग। दूसरी जो बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, जो बार बार हमने कहा है कि इजराइल और लेबनान की जो स्थिति है उसको लेकर जुड़ी हुई है। अब अमेरिका ने घोषणा की है एक ट्राइपार्टाइट डील की, जिसमें अमेरिका, लेबनान और इजराइल शामिल है। इस डील का स्वागत बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि इजराइल दक्षिण लेबनान से विद्रॉ करना शुरू करेगा अपनी सेना को और लेबनान को उसकी जमीन मिलेगी, सदर्न लेबनान को जिस तरीके से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और ये तब होगा जब हिजबुल्लाह भी जो है वहां से चला जाएगा। अब इजरायली जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, याखेल लाइटर, उन्होंने कहा कि इन दिस परफॉर्मेंस बेस्ड ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. इजराइल को एक तो बहुत आपत्ति है कि ईरान और अमेरिका ने एक डील कर लिया, समझौता कर लिया जिसमें इजराइल शामिल नहीं है। तो इससे इजराइल जो है बैक होम सेल करने की कोशिश कर रहा है अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि हमारी तो जीत हुई है। लेकिन इसके बाद पूरी तरीके से हंगामा शुरू हो गया है लेबनान की राजधानी बेरूत पर। वहां प्रदर्शनकारी आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि लेबनान की सरकार ने ये जो डील किया है ये उनके एम्बिट से बाहर है, उनको ये इजाजत नहीं है इस डील करने की, क्योंकि लेबनान की एक बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड उनकी पॉलिटिक्स है और उसको हम इस बार थोड़ी डिटेल्स में समझाएंगे। जो अंग्रेजी में हमारा पॉडकास्ट कल आप देख सकते हैं, लेबनान पर ही वो होगा, द वीकली जो हमारा फॉरेन पॉलिसी डायलॉग पॉडकास्ट है उसको आप जरूर देखिएगा। आपको सुना देते हैं कि सबसे पहले नेतन्याहू ने क्या कहा और मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो हॉक हैं ईरान को लेकर, अभी खाड़ी देशों का दौरा करके आए, गल्फ काउंसिल के साथ में मुलाकात करके आए और उन्होंने आकर जो है इस हस्ताक्षर को ओवरसी किया। उन्होंने क्या बातें रखी, इजराइल के एम्बेसडर ने क्या बातें रखी, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बातें रखी, आइए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर
सुनाते हैं। A good day in that we are happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon and of course the government of Israel with a mediation and support of the United States of America that begins to put in place a framework for lasting peace and security. And that's what these two nations deserve. The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs, of countries trying to use the country as a launch pad for attacks. And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country who has sought to use that territory to target innocent civilians who have been unable to live in these places for a long time. Every time a siren goes off, you have to stop your schoolwork, you have to wake up, you have to stop going to work, and you have to run into a bunker or a basement and protect yourself. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is. And we are honored to have played a part in bringing this together. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. This would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee, who have remained resolute in the face of Hezbollah terror. तो ये तो हो गई मार्को रूबियो और अमेरिका में इजरायली एम्बेसडर की बातें। नेतन्याहू ने यहाँ पर जो बातें कही हैं उसको लेकर भी और गुस्सा बढ़ गया है लेबनान में, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं ईरान के उन प्लान्स पर पानी फेर देता है जिसके तहत वो दबाव बना रहे थे ताकि हम दक्षिण लेबनान से खींच ले। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि इजराइल विल रिमेन इन द सिक्योरिटी जोन इन सदर्न लेबनान। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं, जो बातें लेबनान के पीएम की तरफ से की जा रही हैं, अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। इसको कहा जा रहा है कि देखो ये तो विन विन है, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि ये पूरा सेल आउट है टू दी इजरायलीज। आइए सुनते हैं नेतन्याहू ने क्या बातें कही। לפני כניסת השבת, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. אתם יודעים שאנחנו מנהלים משא ומתן בוושינגטון בין נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית. זה משא ומתן ממושך והיום הוא נשא פרי. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. זה גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון, ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם, זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון, לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור. הדבר הנוסף כמובן הוא שאנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט, שניהם בהמלצת צה"ל. אחד הוא בכלל מחוץ לאזור הביטחון, הוא מדרום לליטני, והשני הוא מצפון לליטני, חלק קטן ממנו הוא באזור הביטחון המורחב שהשגנו בשבועיים האחרונים, ושצה"ל לא צריך אותו, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. כלומר, אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. तो देखिए, नेतन्याहू जो बातें कह रहे हैं उसी को बिना बनाते हुए जो है बकायदा हिजबुल्लाह ने इस डील को रिजेक्ट किया है। और लेबनान के पीएम जहां कह रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क के तहत बेसिकली इजराइल तमाम लेबनीज टेरिटरी से विड्रॉ कर लेगा, लेकिन नेतन्याहू कर रहे हैं कि नहीं, हम तो भाई 2 सिक्योरिटी जोन्स बना रहे हैं और वो भी आईडीएफ के रिकमेंडेशन पर हम वहां बने रहेंगे, हम जो है पूरी तरीके से खदेड़े नहीं जा रहे हैं। तो तमाम ये जो अलग अलग बातें की जा रही हैं, इसकी वजह से नतीजा ये है कि आज जिस तरीके से वहां बेरूत की सड़कों पर हंगामा मच गया है जब से इस डील पर साइन हुआ, वहां पूरे सड़कों पर भीड़ है। ये देखिए लेबनान के बेरूत की तस्वीरें, टायर्स जलाए जा रहे हैं, ब्लॉकेड्स किए जा रहे हैं
और लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक कानूनी शक्ल दे देता है, कानूनी अमली जामा पहना देता है इजराइल के ऑक्यूपेशन ऑफ लेबनान पर, और साथ ही नेतन्याहू को एक इम्यूनिटी मिल जाएगी युद्ध अपराध करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेरूट में एयरपोर्ट के बाहर जो खबरें आ रही थी कि लेबनीज आर्मी और रेजिस्टेंस सपोर्टर्स के बीच में काफी ज्यादा जो है हंगामा, झड़पें देखने को मिल रही हैं, और ये कह रहे हैं लोग कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने दगाबाजी की है, बिट्रे किया है। लेबनान प्रोटेस्टर्स ने, इनफैक्ट लेबनान के प्रोटेस्टर्स ने जो प्रधानमंत्री नवाब सलाम हैं उनकी ऑफिस को भी घेर लिया, उनको जायनिस्ट कहते हुए। तो अक्रॉस बेरूत ये डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिल रही हैं। हिजबुल्लाह के जो सपोर्टर्स हैं वो भी आकर सड़कों पर भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लेबनान की स्थिति यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। हॉर्मुज में भी टेंशन है, लेबनान में भी जो है अब भावनाएं भड़की हुई हैं। तो ईरान और यूएस के बीच ये एमओयू किस हद तक बना रहेगा या डीरेल होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी। एक टॉमस फ्रीडमैन जो कि जाने माने पत्रकार हैं, और उनकी जो किताब थी, काफी पुरानी किताब है, फ्रॉम बेरूट टू जेरूसलेम, उनकी जो अर्थ, इसमें अगर आप देखें ये किताब, ये तो बहुत पुरानी किताब है, जब वो पोस्टेड थे बेरूट में, उसके संदर्भ में वो एक एनेक्डोट लिखते हैं। It was from incidents such as this that I derived my first rule of Beirut reporting. If you can't take a joke, you shouldn't have come. A reporter must never lose his sense of humor in a place such as Beirut, not only because he will go crazy if he does, but more important, because he will miss something essential about the Lebanese themselves. Even in their darkest moments, and maybe because of them, the Lebanese never forget how to laugh. ये फ्रॉम बेरूट टू जेरूसलेम, टॉमस फ्रीडमैन की बहुत पुरानी किताब है। अगर आप इस रीजन को समझने के लिए आप इसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, 1995 की ये किताब है। और एक पैराग्राफ मैं कहूंगी प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल की किताब है, जो देखता है कि आज की तारीख में जितने भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं सब कहीं ना कहीं उनकी ज्योग्राफी से ही लिंक्ड हैं। और उसमें ये जहां तक लेबनान का सवाल है उस पर वो लिखते हैं, some parts of the capital Beirut are exclusively Shia Muslim, as is most of the south of the country. This is where the Shia Hezbollah group, backed by Shia dominated Iran, is dominant. Another Shia stronghold is the Bekaa Valley, which Hezbollah has used as a staging post for its forays into Syria to support government forces there. Other towns are overwhelmingly Sunni Muslim. तो वहां पे द्रूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, शियाज हैं। For example, Tripoli in the north is thought to be 80% Sunni, but it also has a sizable Alawite minority. And given the Sunni-Alawite tensions next door in Syria, this has led to sporadic bouts of fighting. Lebanon appears to be a unified state only from the perspective of seeing it on a map. It takes just a few minutes after arriving at Beirut airport to discover it is far from that. The drive from the airport to the center takes you past through the exclusively Shia southern suburbs, which are partially policed by the Hezbollah militia, probably the most efficient fighting force in the country. The Lebanese army exists on paper, but in the event of another civil war, such as that of 1975 to 90, it would fall apart, as soldiers in most units would simply go back to their hometowns and join the local militias. ये दोनों किताब मैं रेकमेंड करूंगी, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी भी बाय टिम मार्शल। लेकिन लेबनान के बारे में एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे हम पर्शिया में हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेबनान में भी एक मैंने बात की थी अली अहमद से, अब्बासी से, जो जर्नलिस्ट हैं, आप वीडियोस और लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि लेबनान में भले ही इतनी सेक्टेरियन डिवाइड हो, इतनी एथनिक डिवाइड हो, लेकिन फिर भी जब लेबनान की बात होती है तो लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। और ये कोशिश ऐसे ही माना जा रहा है कि आप शियास की एथनिक क्लेंजिंग करना चाह रहे हैं लेबनान से, यही है इरादा नेतन्याहू का, और इसीलिए इतना भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है वहां सड़कों पर इस डील को लेकर जिससे रिजेक्ट कर दिया है।
इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ अभी बस इतना ही। हमेशा की तरह आप जब इस कार्यक्रम को देखें तो हमें जरूर बताएं कि आप किस शहर से, किस देश से हमें देख रहे हैं, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। वहां से जुड़ने के लिए शुक्रिया। कल जो पॉडकास्ट होगा लेबनान पर, द वीकली फॉरेन पॉलिसी डायलॉग पॉडकास्ट, उसे जरूर देखिएगा बेहतर समझ के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।